हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे इम्प्लांट के कंपोनेंट्स के पार्ट्स के बारे के अंदर, और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अपने इम्प्लांट के कि कितने टाइप्स हो सकते हैं, उसके अंदर हीलिंग कैप्स कितनी टाइप की हो सकती हैं और उनका क्या यूज होता है। तो वीडियो पे बने रहिएगा। और अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है कि पार्ट्स ऑफ इम्प्लांट में, जिसके अंदर मैंने डेमो देके आपको सारे के सारे कंपोनेंट्स दिखाए थे, तो उसको पहले देखिएगा ताकि ये वीडियो का आप सही से बेनिफिट ले सकें। तो चलिए अपनी एक्चुअल वीडियो पे चलते हैं, लेकिन चलने से पहले आपको लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना है। तो चलिए अब हम अपनी टैबलेट के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कितना टाइप्स ऑफ इम्प्लांट्स हो सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इम्प्लांट टाइप्स की, कि इसके अंदर कितने कितने तरीके के इम्प्लांट्स आते हैं मार्केट के अंदर, ताकि आप उसको ये समझ पाए कि अगर मैं बात कर रहा हूं कि बेसल इम्प्लांट, कन्वेंशनल इम्प्लांट, टेरिगॉइड इम्प्लांट, तो उसका मतलब क्या है। तो इसलिए हमें ये जानना जरूरी है कि इम्प्लांट्स की टाइप क्या है। तो सबसे पहले जो आपके सामने ये जो फोटो दिख रही है, इसको सब पेरिस्टल इम्प्लांट कहते हैं। तो यानी बोन के ऊपर एक बिल्कुल थिन सी लेयर होती है पेरिस्टल की, तो उसके अंदर अगर आपके छोटे छोटे स्क्रू के साथ ये लगे हों, तो इसको हम पेरिस्टल इम्प्लांट कहते हैं। आपने हो सकता है कि फ्रैक्चर, अगर मैंडिबल फ्रैक्चर हो या मैक्सिला फ्रैक्चर हो जाए, तो कुछ इस तरीके के स्क्रूज लगते हैं। तो इसमें क्या कर रखा है, ये पेरिस्टल इम्प्लांट डाल के एक ऊपर से बार बना रखा है जिसके ऊपर डेंचर लगाया जा सकता है। तो ये इस तरीके के इम्प्लांट तब यूज होते हैं जब हमारी हड्डी बिल्कुल ना बची हो, या मान लेते हैं कि किसी को कैंसर ट्रीटमेंट में कुछ पार्ट मैक्सिला मैंडिबल निकलवाना पड़ा हो, तो इस तरीके के बार स्क्रूज के साथ रोक के पेशेंट को खाने लायक बनाया जाता है। दूसरा क्या है, ये ट्रांस ओशियस इम्प्लांट। ट्रांस का मतलब थ्रू एंड थ्रू, यानी मैंडिबल के अंदर थ्रू एंड थ्रू एक स्क्रू डाला गया और इसके बाद ये ऐसे डेंचर लगा दिया। ये फिलहाल ऑब्सोलीट हो चुका है, मैंने नहीं देखा रिसेंट टाइम के अंदर कोई इसको प्रैक्टिस करता है। थर्ड हो गया, इसको कहते हैं एंडोस्टील। ये जो ब्लेड की तरह इम्प्लांट है, इसको ब्लेड इम्प्लांट्स के नाम से या एंडोस्टील नाम के इम्प्लांट के नाम से जाना जाता है। इंडिया में तो मैं कोई डॉक्टर नहीं जानता जो इसको प्रैक्टिस करता हो। फिलहाल मैंने ये बुक्स के अंदर ही देखे हैं एंडोस्टील इम्प्लांट्स। तो फिलहाल इसको बस आप जान लीजिए, ब्लेड जैसे हैं और ऊपर दांत लगाए जा सकते हैं, उनको ब्लेड इम्प्लांट्स कहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं मिनी इम्प्लांट। ये छोटे छोटे स्क्रूज लगे हुए हैं बोन के अंदर। एक्चुअली में ये जो मिनी इम्प्लांट है, छोटे स्क्रूज होते हैं, ये हम ऑर्थोडोंटिक मूवमेंट के अंदर यूज करते हैं एब्सोल्यूट एनकरेज लेने के लिए। लेकिन कई डॉक्टर्स ने एक्सपेरिमेंट करके, जहाँ पे बोन अवेलेबल कम हो, पेशेंट एक्सटेंसिव सर्जरीज के लिए नहीं जाना चाहता, तो इनकी मदद लेके डेंचर के अंदर स्टेबिलिटी लाने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन ये एक परफेक्ट ओरल रिहेबिलिटेशन नहीं कर पाते हैं। फिर आपने जो ये स्क्रू जैसे देख रहे हैं, जो हमारे नॉर्मल स्क्रूज आते हैं दीवार के अंदर लगने वाले, कुछ ऐसे ही स्क्रूज हैं। इनको बेसल इम्प्लांट्स के नाम से फेमस है। ये बेसल इम्प्लांटोलॉजी इंडिया में काफी फेमस होती जा रही है बिकॉज ऑफ इट्स लो कॉस्ट और इजी डिलीवरी ऑफ ट्रीटमेंट। 3 दिन में फिक्स दांत दे देते हैं। तो आपने हो सकता होगा कि ये आपने फेसबुक इंस्टाग्राम पे इनकी वेरियस डॉक्टर्स टीचर्स की एड देखी हो। अब ये दूसरे तरीके के जो बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, ये रफ सरफेस भी आने लगे। इन्होंने भी अपने आप को अपडेट कर लिया है। फिलहाल जो बेसल इम्प्लांट्स होते हैं वो सारी कंट्रीज में यूज नहीं होते, कुछ कंट्रीज में बैन भी है, लेकिन इंडिया में काफी पॉपुलर है। तो आपको ये पता होना चाहिए, कुछ इस तरीके के भी इम्प्लांट्स आते हैं। फिर जो ये आपने नॉर्मल इम्प्लांट के बारे में कभी इमेज देखी हो, आपके माइंड में आता हो, तो शायद ये रूट फॉर्म इम्प्लांट्स और एंडोशियस इम्प्लांट्स के बारे में आपने देखा होगा। ऐसे इम्प्लांट की फोटो आपने देख रखी होगी। तो ये एक रूट जैसी बनाई हुई चीज है जो बिल्कुल रूट की जगह आएंगी और उसके ऊपर क्राउन लगेगा। फिर जो इम्प्लांट के नाम दिया जा सकता है वो अकॉर्डिंग टू बोन भी नाम दिया जा सकता है, कि जैसे हमने बेसल बोन का भी नाम लिया, तो बेसल बोन का क्या मतलब है, जो हमारी जो एल्विलर रिज है उसके नीचे बाकी हड्डियों की तरह की हड्डी होती है, जिसको हम बेसल बोन कहते हैं। जैसे मैंडिबल की बिल्कुल ये नीचे वाली जो हड्डी है, ये इसको हम बेसल बोन कहते हैं। तो यानी बेसल इम्प्लांट मतलब जो बेसल बोन के अंदर एंगेज है उसको बेसल इम्प्लांट कहते हैं। तो ऐसे ही ये अगर मान लेते हैं कि ये वाला जो इम्प्लांट है, इसको ये टेरिगॉइड बोन के अंदर जाता है, तो इसको टेरिगॉइड इम्प्लांट कहते हैं।
अगर कोई इम्प्लांट जाइगोमेटिक बोन के अंदर जाएगा तो उसको जाइगोमेटिक इम्प्लांट कहेंगे। तो इसी तरीके से बोन के नाम से भी इम्प्लांट को जाना जा सकता है। फिर इम्प्लांट को हम सरफेस के नाम से भी जान सकते हैं कि भाई उसका जो सरफेस है वो स्मूथ सरफेस है या रफ सरफेस है। स्मूथ का मतलब पॉलिश सरफेस हो, जैसे अब जो हमने बेसल इम्प्लांट की फोटो देखी थी, दे आर स्मूथ सरफेस, मतलब कि इसके ऊपर कोई भी रफनेस नहीं है, दे आर हाईली पॉलिश्ड इम्प्लांट्स। एंड दूसरे क्या होता है, रफन्ड इम्प्लांट्स जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, कन्वेंशनल इम्प्लांट जिनको बोलते हैं, उनको रफ इम्प्लांट्स भी कहते हैं, क्योंकि इनके ऊपर सरफेस के ऊपर ट्रीटमेंट्स कर रखा होगा ताकि बोन इनके ऊपर आके डिपॉजिट हो जाए और ये ओशियो इंटीग्रेट हो जाए। तो जिस तरीके से ये इनको इम्प्लांट के ऊपर सरफेस ट्रीटमेंट किया जाता है उसके हिसाब से भी इनके नाम हो सकते हैं। जैसे इसको पॉलिश्ड इम्प्लांट का जिसके ऊपर कुछ नहीं है, जिसके ऊपर रफ कर दिया उसको रफन्ड इम्प्लांट का। फिर इनके ऊपर अगर किसी के ऊपर हाइड्रोक्सीपेटाइट की कोटिंग होती है तो उसके ऊपर हाइड्रोक्सीपेटाइट इम्प्लांट कहते हैं। ये रफ और जो रफ सरफेस और पॉलिश सरफेस का कॉम्बिनेशन भी होता है, कुछ लोग इसको हाइब्रिड इम्प्लांट्स भी कहते हैं। तो ये 3D टेक्सचर इम्प्लांट मतलब कि और भी ज्यादा रफ और उसके अंदर पोरोसिटीज बहुत ज्यादा हो गई। तो इस तरीके की कुछ डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज इनोवेशन करती रहती हैं ताकि वो कुछ नया लेके आए मार्केट के अंदर, ताकि मार्केट को कैप्चर कर सके, बहुत मोटा मुनाफा कमा सके। तो इस तरीके की इनोवेशंस होती रहती हैं। फिर होता है कि आप जो इम्प्लांट की शेप है उसके हिसाब से भी इम्प्लांट को कैटेगराइज कर सकते हो। जैसे ये एक सिलेंडर का शेप हो सकता है, बिल्कुल स्ट्रेट हो सकता है, या कॉनिकल इम्प्लांट हो सकता है। तो जो मोस्टली आज के टाइम के अंदर जो इम्प्लांट चलते हैं वो कॉनिकल इम्प्लांट चलते हैं, या सिलेंडर, टॉप से सिलेंडर होता है, नीचे से कॉनिकल होते हैं। एंड ये आज के टाइम के अंदर बेस्ट माना जाता है। टाइप्स ऑफ थ्रेड मतलब कि जो ये चूड़ी बनी हुई है इम्प्लांट के चारों तरफ, जो थ्रेड्स बने हुए हैं, इसके हिसाब से भी आप इम्प्लांट के नाम हो सकते हैं। जैसे पैसिव इम्प्लांट और एक्टिव इम्प्लांट। अगर जो ये इम्प्लांट के थ्रेड है ये ब्लंट है, पास पास है, तो ये होगा पैसिव इम्प्लांट। ठीक है। और अगर मान लेते हैं कि जो इम्प्लांट के जो थ्रेड है वो डीप है, पतले पतले हैं, शार्प है, तो उनको एक्टिव इम्प्लांट कहते हैं। तो जो ये पैसिव इम्प्लांट है ये क्या होता है कि ये बोन के अंदर ज्यादा इंगेज नहीं करता, आपने ड्रिल किया और उसको प्लेस कर दिया। जो एक्टिव इम्प्लांट है वो एक तरीके से आसपास की बोन को और इन्वॉल्व करता है, उसके साथ अटैचमेंट बनाता है। दोनों के अपने अपने यूज है। ऐसा सुन के आपको ऐसा लगेगा कि एक्टिव ही बढ़िया, ऐसा कुछ नहीं है। पैसिव भी बहुत अच्छे हैं, दोनों की अपनी अपनी यूसेज है। अगर इससे ज्यादा जानना है तो आपको इम्प्लांट कोर्स के लिए आना पड़ेगा। अब इतना सब कुछ आपने जाना, तो ये कुछ जैसे शायद मैंने ये नॉरिस इम्प्लांट की बुकलेट में से ये पिक्चर निकाल रखी है, उनके ये इस तरीके के इम्प्लांट्स आते हैं। तो देखते हैं कि भाई इसमें से कैसे, जैसे ये कोनिकल शेप है और ये शार्प थ्रेड्स लग रहे हैं इसके, तो इसके अंदर क्या होगा, इसके एपेक्स पे शार्प थ्रेड्स है, तो हम इमीडिएट एक्सट्रैक्शन साइट्स जैसे में चूज कर सकते हैं। इसमें क्या है, इन्होंने जो ऊपर का जो कॉलर है जहां से इम्प्लांट है ये पॉलिश दे दिया है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि इस पॉलिश कॉलर को हम बोन क्रस्ट से ऊपर रख सकते हैं। अगेन ये पतला था, ये थोड़ा मोटा कर दिया इन्होंने, तो लेकिन ये पैसिव बना दिया होगा, नहीं पैसिव वाला अगले वाला है। तो दिस इज पैसिव, दिस इज एक्टिव। फिर इन्होंने अब ये वाला खाली हिस्सा छोड़ा है और नीचे नीचे इन्होंने इम्प्लांट थ्रेड और बोन में जाने के लिए बनाए हैं। इसको भी डिफरेंट कंडीशंस में यूज किया जा सकता है। ये दोनों उनके टेरिगॉइड इम्प्लांट्स होंगे और जो इतना लंबे वाला इनका जाइगोमेटिक इम्प्लांट होगा। तो मतलब कि अलग एक ही कंपनी बहुत सारे तरीके के भी इम्प्लांट्स निकालती है डिफरेंट डिफरेंट यूसेज के लिए। जैसे जैसे अगर आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी आपको डिफरेंट डिफरेंट इम्प्लांट्स की यूसेज समझ आएगी और आप उसको यूज करोगे अकॉर्डिंग टू केस। फिर उसके बाद जो इम्प्लांट के अंदर जो इम्पोर्टेंट जो डिसाइडिंग फैक्टर है कि आप कौन सा इम्प्लांट खरीदोगे, वो अकॉर्डिंग टू कनेक्शन भी हो सकता है। कनेक्शन का क्या मतलब है कि नीचे वाला तो आपका ये इम्प्लांट हो गया, फिर उसके बाद क्या होगा, ये अबटमेंट होती है जो इसके अंदर घुस जाती है और उसके बाद टाइट हो जाती है। आप एक बार इमेजिन करिए कि जो हमारे प्लेन होते हैं उसके अंदर इंजन जो होता है वो प्लेन से बाहर होता है, पंखों के ऊपर लगा होता है, एंड दे आर सो पावरफुल कि वो पूरे प्लेन को उड़ा के ले जाता है।
तो कभी आप ये सोच के देखिए कि जो वो इंजन है उन्होंने उसको किस तरीके की अटैचमेंट के साथ उस प्लेन के साथ बांध रखा होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो इंजन ही आगे भाग जाए और प्लेन को पीछे छोड़ जाए। तो जो ये कनेक्शन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे ही अगर एक आपने इम्प्लांट लगा दिया और उसके ऊपर एक स्क्रू से टाइट कर दिया, आप इमेजिन करिए एक पेशेंट एक दिन में कितनी बार बाइट करता है, एक महीने में कितना करेगा और एक साल में कितना करेगा। कैसे बिल्कुल सीधा सीधा भी नहीं काटेगा, टेढ़ा मेढ़ा भी काटेगा ड्यूरिंग। तो वो स्क्रू बार बार खुले नहीं, वो अबटमेंट उस इम्प्लांट के अंदर से कनेक्शन से लूज ना हो। इस तरीके की जो ये ज्वाइंट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट ज्वाइंट होता है फॉर द लाइफ ऑफ द इम्प्लांट। तो जो ये कनेक्शन है इसके ऊपर बहुत सारी बहसबाजी होती है। हर कंपनी अपना कनेक्शन अलग भी रखना चाहती है और वो अलग नहीं भी चल सकती है। तो बड़ा ही अगर आपके पास जब आप इम्प्लांटोलॉजी को सीखेंगे तो इसमें समझ आएगा कि इन कनेक्शन का क्या इंपॉर्टेंस होता है और इनका नाम किस तरीके से पड़ता है, वो मैं अभी बता देता हूँ। अब तो ये आप इम्प्लांट टेढ़ा करके देखेंगे तो ये कुछ कनेक्शन हमें इस तरीके से दिखेंगे अंदर से, इस तरीके होलो इम्प्लांट। तो जो ये कनेक्शन है ये इस तरीके का हो सकता है, इंटरनल कॉनिकल हो सकता है, एक्सटर्नल हो सकता है, ट्राई चैनल हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, ऑक्टागोनल हो सकता है। मतलब कि वेरियस तरीके के इम्प्लांट के कनेक्शंस हो सकते हैं। अब जो सबसे ज्यादा जो इम्प्लांट का कनेक्शन चलने वाला होता है इंटरनल हेक्स कनेक्शन कहते हैं, और ये बीच में एक्सटर्नल हेक्स भी लिखा हुआ है। इंटरनल और एक्सटर्नल का क्या मतलब है कि अगर मान लेते हैं कि इम्प्लांट के अबटमेंट इसके अंदर घुस गई, इम्प्लांट है और उसके अंदर जाके अबटमेंट टाइट हो गई तो उसको इंटरनल कहेंगे। अगर यही अबटमेंट ऊपर से टाइट हो गया, इम्प्लांट के अंदर नहीं जा रही, तो उसको एक्सटर्नल कहेंगे। ठीक है, इंटरनल मतलब कोई कनेक्शन है वो ऊपर से अंदर घुस रही है अपार्टमेंट, और अगर एक्सटर्नल है तो अपार्टमेंट अंदर नहीं जा रही, ऊपर ऊपर से ही टाइट होगी। ज्यादातर हमारी इम्प्लांटोलॉजी के अंदर इंटरनल कनेक्शन ही यूज होता है, यानी आपका जो भी इम्प्लांट ज्यादातर आप बाई करेंगे तो उसके अंदर इंटरनल कनेक्शन ही मिलेगा। कुछ एडवांटेजेस हो सकते हैं एक्सटर्नल कनेक्शंस के फुल माउथ रिहेबिलिटेशन के अंदर, लेकिन फिलहाल आपने जो आपको मिलेंगे वो आपको इंटरनल कनेक्शन ही मिलेंगे। एक्सटर्नल तो बहुत रेयर कंपनीज ही बनाती है, जैसे नोबल बायोकेयर बनाती है। अब जो ये अब हेक्स कनेक्शन को समझते हैं। जो ये इंटरनल अगर मान लेते हैं ये मेरा इम्प्लांट का वो कनेक्शन है, मैंने अबटमेंट डाल दी, तो अगर मैं ऐसे चिपका दूं तो अबटमेंट मूव कर सकती है, ऐसे किसी भी डायरेक्शन के कर सकते हैं। तो इसलिए इनको, ताकि वो मूव ना करे, घूमे नहीं, तो इसलिए इनके अंदर एक खांचे बनाए जाते हैं, मतलब कि पैटर्न बनाया जाता है, जो कि ऑक्टोगोनल हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, ट्रायंगुलर, कुछ भी बना सकती है कंपनी। लेकिन फिर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कनेक्शन, मतलब कि मोस्ट कॉमन जो कनेक्शन होता है उसको हेक्स कनेक्शन बोलते हैं, यानी उसके उस कनेक्शन के 6 साइड्स होंगे। तो जो ये 6 साइड्स वाले कनेक्शन को हम हेक्स कहते हैं। तो यानी अगर मान लेते ये इम्प्लांट है और इसके अंदर हेक्स कनेक्शन ये यहाँ पे लगा हुआ है, तो यानी एक एक अबटमेंट 6 पोजीशन के ऊपर फिट किए जा सकते, इसी नाम इसका हेक्स कनेक्शन बना है। और इम्प्लांट के अंदर ये जैसे इम्प्लांट है, ये इसके अंदर ऐसे घुस गया, ये ऊपर वाली सारी अबटमेंट है और ये अंदर वाला स्क्रू है, कुछ इस तरीके का कनेक्शन होता है एंड इसको हेक्स कनेक्शन कहते हैं। और अगर मान लेते हैं इसी का अगर ये ऑक्टागोनल हो तो ऑक्टागोनल कनेक्शन कहेंगे, 3 होगा तो ट्रायंगुलर कनेक्शन कहेंगे, 4 होगा तो क्वाड्रिलेटर कनेक्शन कहेंगे। अब कंपनीज मोनोप्लीज बनाने के लिए ये कर सकती है कि भाई वो बाकी सब तो हेक्सागोनल कनेक्शन बना रहे हैं, मैं ऑक्टागोनल बनाएगी कंपनी। लेकिन इससे क्या होगा कि आप कंपनी की जो कंपोनेंट्स है उसके साथ हमेशा स्टिक रह जाओगे, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आपको पूरी का पूरा आर्मामेंटेरियम अलग से खरीदना पड़ेगा। तो आई वुड सजेस्ट, अगर आप बिगिनर है तो हेक्स कनेक्शन वाले ही इम्प्लांट के साथ जाइए। फिर आता है, एक होता है हेक्स कनेक्शन और एक होता है कॉनिकल कनेक्शन। अब हेक्स कनेक्शन का मतलब क्या है? हेक्स कनेक्शन का मतलब है कि हेक्स तो दोनों में ही है, एक होता है खाली हेक्स कनेक्शन और एक होता है कॉनिकल हेक्स कनेक्शन। अब इस पिक्चर को दोबारा देखते हैं। अब इसके अंदर ये अबटमेंट्स गया और ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये हेक्स है,
ये ऊपर वाला जो ये हिस्सा है ये हेक्स है, हेक्स बना हुआ है, यानी ये 6 खांचे बने हुए हैं, तो इसको खाली ये हेक्स कनेक्शन है। अगर हम नीचे वाली इमेज में देखें, नीचे ये हेक्स बना हुआ है और ऊपर ये कुछ कोनिकल भी बना हुआ है, तो यानी ऊपर का जो पार्ट है वो थोड़ा सा कोनिकल टाइप का है और उसके नीचे पार्ट हेक्स है। यानी अगर इसके अंदर खाली जो हेक्स कनेक्शन वाला जो इम्प्लांट होता है उसके अंदर अबटमेंट थोड़ी सी कम जाती है और कोनिकल कनेक्शन में इम्प्लांट के अंदर जो अबटमेंट है वो ज्यादा जाती है। तो कोनिकल कनेक्शन के थोड़े से ज्यादा एडवांटेज है जो मैं समझता हूं, ऐसा नहीं है कि भाई मैं मेरी नॉलेज पूरी है, मेरे हिसाब से कॉनिकल कनेक्शन के ज्यादा एडवांटेजेस है, तो थोड़ा सा ये इम्प्लांट आपको कॉस्टली मिलेगा एज कंपेयर टू हेक्स कनेक्शन के। ठीक है, तो हमारे इम्प्लांट के कनेक्शन फिलहाल जो ज्यादा चलने वाले हैं वो दो तरीके के, हेक्स कनेक्शन यानी सिर्फ हेक्स हेक्स है और वो अपार्टमेंट के अंदर प्लांट के अंदर चला जाएगा। दूसरा हो सकता है कोनिकल कनेक्शन जिसके अंदर ऊपर से कोनिकल है नीचे से हेक्स है, तो यानी वो कोन भी जाएगा और हेक्स भी जाएगा, वो दोनों जाएंगे। फिलहाल अगर मैं आपको बताऊं तो वो जो इजराइल कंपनीज हैं जैसे एडिन, नॉरिस, MIS, ये ज्यादातर हेक्स कनेक्शन के ऊपर काम करती हैं, इनमें सिर्फ हेक्स ही कनेक्शन होगा। जो कोरियन कंपनीज हैं जैसे ऑस्टियम, डेंटियम, डीओ, इसके अंदर कोनिकल और हेक्स कनेक्शन होगा। तो मैं जो नॉर्मली यूज करता हूं, इसीलिए कोरियन यूज करता हूं, इस कनेक्शन की वजह से ही यूज करता हूं। अकॉर्डिंग टू मी इट्स बेटर देन ओनली हेक्स कनेक्शन। बाकी ऐसा नहीं है, मेरे पास एडिन भी यूज करता हूं मैं, बायोलाइन भी यूज करता हूं, दे आर आल्सो गुड, उनकी भी अपनी एडवांटेज डिसएडवांटेज है। आई यूज देम केस टू केस। जैसे जैसे आपकी इम्प्लांटोलॉजी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी यू विल गेट टू नो कि क्या यूज करना है। अब बात करते हैं, ये मेरा आई थिंक मैंने ये जो इम्प्लांट का डायग्राम है ये डेंटियम कंपनी के कैटलॉग से लिया है और उनका फ्रंट पेज का ये एक डायग्राम है। अब इससे समझते हैं कि एक्चुअल में ये इम्प्लांट सिस्टम क्या है। देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है इसने, सिंपल जीबीआर, मिनिमाइज बोन एंड जिंजाइवल रिजॉर्प्शन। इसका क्या मतलब है? सिंपल जीबीआर की फुल फॉर्म होती है गाइडेड बोन रीजनरेशन, यानी इन्होंने कुछ ऐसा सरफेस पे ट्रीटमेंट कर रखा है जिससे बोन अट्रैक्ट होती है और इसके इम्प्लांट सरफेस पे डिपॉजिट हो जाती है। ठीक है, फिर क्या होता है, फर्म एंड स्टेबल कनेक्शन, इंटरनल 10 डिग्री टेपर एंड स्क्वायर शेप। मतलब कि स्क्वायर शेप का क्या मतलब है, इसका जो कनेक्शन है वो हेक्स नहीं है, ये वो क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल डेंटियम में भी अब कंपनी भी बहुत चालाक है, उसने दो सिस्टम बना रखे, एक हेक्स के लिए सुपर लाइन बना रखा है, एक क्वाड्रिलेटरल के लिए एनआर लाइन बना रखा है। तो ये फिलहाल एनआर लाइन है, स्क्वायर शेप कनेक्शन है इसका। फिर 10 डिग्री टेपर, जो ये ऊपर का जो ये कॉनिकल है इसके अंदर 10 डिग्री टेपर उन्होंने दे रखा है, जिसके कारण इन्होंने लिखा हुआ कि लेस स्क्रू अबटमेंट फेलियर। जैसा मैंने बताया इम्प्लांट का कनेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि उसके अंदर स्क्रू फ्रैक्चर नहीं हो, स्क्रू लूज नहीं हो, पेशेंट बार बार तंग ना हो। तो और ये नीचे कह रहा है 10 डिग्री एंड स्क्वायर शेप बिटवीन, ये सेम बात लिखी हुई है। फिर कहता है एक्सटेंडेड थ्रेड डिजाइन, इंक्रीज थ्रेड डिजाइन हेल्प्स इंक्रीज द इनिशियल स्टेबिलिटी, यानी उन्होंने थ्रेड को एक्टिव और पैसिव के बीचों बीच रखा हुआ है इस वाले इम्प्लांट के अंदर, ताकि जो उसके अंदर जब हम फर्स्ट टाइम इम्प्लांट को प्लेस करते हैं उसको प्राइमरी स्टेबिलिटी कहते हैं, ताकि प्राइमरी स्टेबिलिटी अच्छे से आ सके। नैरो एंड स्ट्रॉन्ग, नैरो बट स्ट्रॉन्ग, मतलब कि ये पतले डायमीटर का इम्प्लांट है लेकिन स्ट्रॉन्ग है। और अबटमेंट स्क्रू, इसमें इन्होंने बता रखा है जो अबटमेंट के ऊपर का जो होल है वो किस साइज का है, 1.9 mm का है। इस तरीके से डिफरेंट स्पेसिफिकेशन इन्होंने दे रखी जो जिसको आप देख के पहचान सकते हो। हर कंपनी अपने आप को बेहतर कहती है, अगर यही डायग्राम आप और किसी कंपनी का देखोगे तो उसके अंदर वो बेहतर होगा। आपने चूज करना है कि आपको कौन सा इम्प्लांट सिस्टम अच्छा लगता है एंड क्यों लगता है। अब हमने जब इम्प्लांट प्लेस कर देते हैं तो उसके बाद हम कवर स्क्रू लगा देते हैं, एक छोटा सा स्क्रू होता है जो हम लास्ट टाइम बताया, लेकिन उसके बाद जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आता है उसको कहते हैं हीलिंग कैप। अब जो हीलिंग कैप है इसका काम क्या है, ताकि उसके अराउंड जिंजाइवा फॉर्म हो जाए। अब जैसे ये एक हीलिंग कैप है, इसको लगा दिया गया और आप ये देख सकते हैं एक जो इम्प्लांट के चारों तरफ का जो जिंजाइवा है वो इसने इस हीलिंग कैप का डिजाइन ले लिया। अगर ये सर्कुलर की जगह क्वाड्रिलेटरल होती तो क्वाड्रिलेटरल बन जाता, ट्रायंगुलर तो ट्रायंगुलर बन जाता। तो जो हीलिंग कैप है इसका काम क्या है, एक गम को शेप देना
प्लस एक कनेक्शन भी बना देना। जब फ्लैप बंद होता तो फिर कोई कनेक्शन ही नहीं बन पाएगा ना, तो इसने एक कनेक्शन ओपन कर दिया ताकि यहाँ पे अबटमेंट आके पैसिवली फिट हो जाए। तो जो ये हीलिंग कैप है ये भी बहुत सारे तरह की से बहुत सारे साइजेस में आती है, डायमीटर में आती है। तो दो वेरिएशन मिलेंगे डायमीटर का, यानी हीलिंग कैप को पतली से लेके मोटी तक हो सकती है, और लंबी से छोटी से। अगर जैसे मान लेते हैं कि ये जो 3.6 mm की जो डायमीटर की जो हीलिंग कैप है, ये जिंजाइवल हाइट 3-4 में आता है। यानी आपका किसी का इम्प्लांट डीप प्लेस है और बाकी जिंजाइवा ऊपर है, तो यानी जिंजाइवा की थिक मोटा है, तो हो सकता है वहां पे 5 mm GH की हीलिंग कैप चाहिए। और जहां पे मान लेते हैं टिश्यू टाइप बिल्कुल थिन है, पतला सा जिंजाइवा है, वहां पे हो सकता है 2 mm का आपको जो हीलिंग कैप चाहिए। तो आप अलग अलग साइज के हिसाब से आप उनको ऑर्डर करते हैं कंपनी से, और अपने किट के अंदर, अपने सामान के अंदर उनको साइज के हिसाब से लगाते हैं, पेशेंट के में भी लगाते हैं और उसको अपने काम में भी ऑर्गेनाइज करते हैं। तो जो ये डायमीटर और ऐसे ही हमारा है ना, इम्प्लांट के अंदर भी वेरिएशन आती है। डायमीटर की भी वेरिएशन है कि आपको इम्प्लांट किसी कंपनी का मान लेते हैं 3.0 से स्टार्ट होता है, किसी का 3.0 से, फिर 4.0, 4.5, 5.0, 6.0, 7.0, इस तरीके से डिफरेंट डायमीटर ऑफ इम्प्लांट आते हैं। आप लोकेशन ऑफ द इम्प्लांट, बोन की विड्थ के हिसाब से आप उन डायमीटर को चूज करते हैं। ऐसे ही फिर ये लंबे और छोटे भी आते हैं। ऐसा अगर सिंगल ही बना देंगे तो ऐसा तो हर पेशेंट के लिए तो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए डिफरेंट लेंथ ऑफ इम्प्लांट भी आते हैं ताकि आप डिफरेंट जगह पे अपने अकॉर्डिंगली, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हो। कस्टमाइजिंग हीलिंग अबटमेंट। अब हमारे पास जो गोल हीलिंग अबटमेंट होती है वो क्या होता है, सर्कुलर जिंजाइवा बनाती है। लेकिन अगर आप प्रीमोलर की बात करें वो इलिप्टिकल जिंजाइवा होता है। अगर आगे एंटीरियर टीथ की बात करें तो ट्रायंगुलर मिलेगा। अगर आप मोलर की बात करें तो हो सकता है क्वाड्रिलेटरल मिले। तो जो सर्कुलर एक अच्छी जिंजाइवल प्रोफाइल नहीं दे पाती। जब अगर मान लेते हैं आप एक ऐसा एस्थेटिक केस करना चाहते हैं एंड यू वांट टू डू रियली वेरी गुड, तो आप कस्टमाइज अबटमेंट भी बना सकते हैं। जैसे इन्होंने कोई अबटमेंट ली, उसके ऊपर कंपोजिट से बिल्डअप किया, और ये देख सकते हैं आप, एक इन्होंने अपनी हीलिंग कैप बना दिया कंपोजिट से। और फिर ये देखिए इन्होंने एक जो जो ये आपका जिंजाइवा फॉर्म हुआ है, उसने उस हीलिंग कैप का डिजाइन ले लिया एंड इट नियर अबाउट ट्रायंगुलर है, ताकि एक ब्यूटीफुल इमर्जेंस प्रोफाइल दे सके एक टूथ को। फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आपको मैं समझा पाया हूँ कि इम्प्लांट्स को किन किन नाम से जाना जाता है, कैसे कैसे उनको डिफरेंट डिफरेंट नामों से और क्यों जाना जाता है, और कैसे आप उनको कोई कंपनी वाला आपके पास आएगा तो ताकि आप समझ पाए कि व्हाट दे वांट टू कन्वे टू यू। एंड आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको आगे और जानना है प्रोस्थेटिक कंपोनेंट के लिए तो हमारी पार्ट 3 वीडियो के लिए जरूर मिलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर वॉचिंग अदर यूजफुल वीडियोस। थैंक यू।